Hi everyone, welcome to Dream Academia. So I guess अब सबके WBJ एग्जाम्स बहुत अच्छे गए हैं. So let's get into the analysis and the solution of the chemistry paper. So the first question is the exact order of acidity of the compounds p-nitrophenol, acetic acid, acetylene और ethanol. तो ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे इजी प्रोसेस क्या है कि सभी स्ट्रक्चर से आप हाइड्रोजन को रिमूव करो, गेट द कॉन्जुगेट बेस और फिर उस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखो. जितना ज्यादा स्टेबल आपका कॉन्जुगेट बेस उतना ही उसकी एसिडिटी हाई होगी. सो पी नाइट्रोफेनॉल कैसा दिखता है? इट इज दिस वन. अगर मैं यहाँ से अगर हाइड्रोजन को रिमूव कर दूँ तो इफ आई जस्ट रिमूव हाइड्रोजन मुझे क्या मिलेगा? O माइनस एंड यहाँ पे NO2. अब ये O माइनस रेजोनेंस कर सकता है इस रिंग में, बेंजीन के रिंग में, तो ये स्टेबल है. उसके बाद एसिटिक एसिड ना, एक बात बता दो, ये नाम में ही लिखा है ये एसिड है. सो इस सब प्रोडक्ट में से इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा, इसकी नाम में ही इसकी एसिटिक एसिड है. सो पहले तो मेरे आंसर इस दोनों में से कोई एक होगा, फर्स्टली सी और डी में. अच्छा, एसिटिक एसिड कैसा है? CH3COOH. अगर यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो यू विल गेट CH3CO माइनस. इट्स अ स्टेबल वन. फिर एसिटाइलिन. एसिटाइलिन कैसा दिखता है? दिस इज दिस वन. अगर मैं यहाँ से इसको एक H प्लस रिमूव कर दूं, आई गेट ये वाला स्ट्रक्चर. अब आई गेट, सॉरी, दिस वन, नॉट प्लस, इट इज हाइड्रोजन रिमूव कर रही हूँ, सो इट इज नेगेटिव. तो अगर मैं ये स्टेबल कभी भी नहीं, ये रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं है. तो दिस इज द मोस्ट और द लीस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा अनस्टेबल प्रोडक्ट ये है इन चारों में से. लास्टली है इथानॉल. इथानॉल दैट इज CH3CH2OH. अगर हाइड्रोजन रिमूव करो देन आई गेट C2H5O माइनस. यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्या है कि इथानॉल में द प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस. The plus I effect decreases the stability of its conjugate base. So मेरा final answer क्या होगा? It is going to be acetylene. उसके बाद ethanol, फिर मेरा p-nitrophenol, and finally I have my acetic acid. In the next question, I am given the relationship between the pair of compounds shown are above respectively. मतलब मुझे निकालना है रिलेशनशिप. ओके, तो अगर पहले वाले में जाओ, दैट इज COOH एंड उसके बाद CH3OH और यहाँ पे हाइड्रोजन और ये प्रोडक्ट, अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं, सिंपल 360 डिग्री अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं, ये CH3 को ऊपर ला दूं, अगर इसको नीचे थोड़ा सा अगर रीअरेंजमेंट कर लूं मैं, तो ध्यान से देखना ये भी मेरा सेम ही प्रोडक्ट बनेगा. एक काम करो, इसको ऐसे ले जाओ, मतलब इसको थोड़ा यहाँ से 90 डिग्री फिर 90 डिग्री 180 डिग्री अगर मैं इसको रोटेट कराऊं, आई विल गेट माई सेम एग्जैक्ट प्रोडक्ट जो भी यहाँ पे है. दैट मीन्स दिस टू आर होमोमर या फिर मैं कह सकती हूँ आइडेंटिकल है इन दोनों के में रिलेशनशिप. दूसरे में ना, ये ध्यान से देखो, दिस इज माय फर्स्ट कंपाउंड और एग्जैक्टली इसका मिरर इमेज है ये वाला. नो बोथ ऑफ देम दे डोंट सुपर इम्पोज. अगर कोई कंपाउंड उसके मिरर इमेज से सुपर इम्पोज नहीं करता है, देन व्हाट इज रिलेशनशिप दैट वी से दैट इट इज एनांशियोमर. सो ये मेरा पहला प्रोडक्ट, इसका मिरर इमेज होता है ये NO2 CH3 और ये दोनों ओवरलैप नहीं, बस सुपर इम्पोज नहीं करते, देन इट इज एनांशियोमर. और लास्ट में इज दिस वन. अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे मुझे दिया है कि व्हाट इज अ रिलेशनशिप. यहाँ पे देखना, ये दो ही प्रोडक्ट सेम कंपाउंड से बन रहा है, सेम स्ट्रक्चर नहीं कह सकते, सेम कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. कैसे? यहाँ पे भी CH3, ये भी CH3 से बना है, यहाँ पे 2 HCl, इसका भी 2 HCl, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे. सो दैट मीन्स क्या? द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स और द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड या जो भी बोलो, जो जिससे ये बना है वो सेम है. इसके मॉलिक्यूलर, अगर मैं दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालूं, वो दोनों ही सेम है, पर देयर इज अ डिफरेंस इन
स्ट्रक्चर में बहुत ही डिफरेंस आएगा दोनों में स्ट्रक्चर का ही डिफरेंस है और कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं इन दोनों में. सो दैट मीन्स देयर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म. सो मेरा इसका आंसर होगा ए. मूविंग ऑन, यहाँ पे मुझे दिया है बेंजाल्डिहाइड प्लस मिथानॉल. बेंजाल्डिहाइड अगर मैं इसको मिथानॉल से रिएक्ट कराऊं, देन इस रिएक्शन का नाम अगर पता है तो चैट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मुझको लिख के बताना इस रिएक्शन का नाम क्या है. बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन है ये. इट फॉर्म्स पीएच, दैट इज दिस वन, बेंजीन. उसके बाद OMe. ठीक है, दिस कैनिज़ारो रिएक्शन. चलो बता ही दिया, दिस इज कैनिज़ारो रिएक्शन. तो कैनिज़ारो रिएक्शन में वी गेट दिस प्रोडक्ट. मैं मैकेनिज्म नहीं कर रही हूँ अभी क्योंकि बहुत क्वेश्चंस बाकी है. सो दिस इज द प्रोडक्ट विच यू गेट, दैट इज द ए प्रोडक्ट तुम्हारा होगा दिस वन. आइदर बी होगा या ऑप्शन डी, इन दोनों में कुछ होगा. अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं आई एम गिविंग डाइल्यूट HCl. HCl देने से क्या होगा, इन दोनों दे विल ऑल फॉर्म OH. अगर मैं यहाँ से वाटर को निकाल दूं, कुछ भी करके, अगर मैं वाटर का कुछ भी करके वाटर को निकाल दूं, देन आई गेट दिस प्रोडक्ट. अब व्हेन मैं इसको फिर CH3COO होल ट्वाइस O और CH3CONA, इससे अगर मैं इसको रिएक्ट कराऊं, व्हाट आई गेट इज आई गेट PH. बिकॉज ये एसिडिक एनहाइड्रेट है ना, सो ये भी तो वाटर चाहेगा, इसको वाटर चाहिए. सो व्हाट आई विल गेट PCH डबल बॉन्ड CHCOONNA. ठीक है. अब यहाँ पे तुम्हारा डाइल्यूट HCl है, तो इसका मतलब H प्लस हमारा मीडियम में होगा ही. दैट इज यू गेट PC डबल बॉन्ड PH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH. तो ये स्ट्रक्चर कौन सा वाला है, ये स्ट्रक्चर है दिस वन. इसका मतलब तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन डी. ओके. अब यहाँ पे मुझको पता है the dipeptides which may be obtained from the amino acids of glycine and alanine. तो अगर मैं दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, दैट इज H2N CHCOOH और H2N CHCOOH CH3. तो ये ग्लाइसिन एलानिन दोनों का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है. मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों स्ट्रक्चर से वाटर निकालना है. मुझको पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करवाना पड़ेगा. वी नीड टू फॉर्म द पेप्टाइड बॉन्ड. ठीक है. सो मैं कैसे कर रही हूँ, आई एम टेकिंग द एलानिन फर्स्ट. सो दैट इज दिस CH3COOH और यहाँ पे H2N CHCOOH. अगर मैं यहाँ से वाटर को रिमूव कर दूँ, what I will get is H2N CH. यहाँ पे ME and CH are both the same. I पता है तुम लोगों को, फिर भी बता दिया. फिर यहाँ पे NH CH2. अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, CH2 COOH. So your product is this one. यहाँ पे इसमें एक तो NH2 होगा मेरा और मेक यहाँ पे मेरा ME होगा. So my product is option 1. So only 1 is my correct option. एक और प्रोडक्ट होगा जब अगर तुम यहाँ से निकाल के वाटर को यहाँ से निकालो, इन दोनों को एक साथ फॉर्म करो, पहले ग्लाइसिन फिर एलानिन को लो. सो उस ऑप्शन यहाँ पे है नहीं. सो इट इज ओनली ऑप्शन 1. ओके, मूविंग ऑन. I am given a given amount of Fe2 plus is oxidized by X mole of MnO4 minus, जिसकी oxidation state है +5 in acidic medium. The number of moles of Cr2O7 2 minus required to oxidize the same amount in acidic medium. So if I just write the equation लिखने से ही तुमको
आंसर पता चल जाएगा। H प्लस, फिर 2Cr3 प्लस H2O एंड 6Fe3 प्लस, फिर यहाँ पे 5Fe2 प्लस प्लस MnO4 माइनस, फिर यहाँ पे H प्लस, आई गेट Mn2 प्लस प्लस H2O प्लस 5Fe3 प्लस. So my moles of MnO4 minus divided by mole, that is मैं ratio निकाल रही हूँ, of Cr2O7 2 minus. अब ये क्या होगा? So ये क्या होगा? ये बेसिकली तुम्हारा होगा 5/6. क्यों? ये तुम्हारा ये रेशियो सेम होगा टू द रेशियो ऑफ Fe2 प्लस ऑक्सीजन. दोनों ने ही कुछ ना कुछ Fe2 प्लस नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ मोल्स, कुछ Fe2 प्लस अमाउंट इन लोगों ने ऑक्सीडाइज किया है, राइट? सो दैट इज द रेशियो. तो अगर मुझे निकालना है द मोल्स ऑफ Cr2O7 2 माइनस, जो कि मेरा क्वेश्चन है, मोल्स ऑफ Cr2O7 2 माइनस, तो मेरा क्या आएगा? 6/5x, that is 1.2x. So मेरा आंसर है ऑप्शन डी. We are just taken this from a student. So यहाँ पे कुछ आंसर्स तुम्हारे लिखे हुए होंगे, right? So coming to the 46th question, this is a very straightforward question. यहाँ पे मुझे बताया कि ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में है, मुझे H लेंथ दिया हुआ है, डेंसिटी भी दी हुई है, मुझे निकालनी है द नंबर ऑफ एटम्स इन 100 grams of this element. So what I will do is the formula मैं लिखूंगी D is equal to Z into M by A cube into N naught. यहाँ पे D is the density, Z is the number of atoms in the unit cell, M तो M है molar mass, A cube is the H length का cube and N naught is the Avogadro number. अगर मैं values को simply put कर दूँ, it is 200 into 10 to the power minus 10. यहाँ पे यूनिट्स का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा तुमको, क्योंकि यहाँ पे एक यूनिट है तुम्हारा पिकोमीटर में, एक है ग्राम सीएम में, राइट? सो यू नीड टू जस्ट बी वेरी कॉशियस अबाउट द यूनिट्स. सो इफ आई जस्ट फाइंड आउट ये जो भी है एम की वैल्यू, और मैं एम की वैल्यू क्या आएगी मेरी? 5 into 6.023 into 10 to the power 23 into यहाँ पे 200 into 10 to the power minus 10 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 2, राइट? अब m की वैल्यू मैं नहीं निकालूंगी, विल डू अ शॉर्टकट. क्या वी नो, अगर यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा m का, सो m ग्राम्स कंटेन करेगा क्या? क्योंकि m इसका मोलर मास है, और एक मोलर मास मतलब जो भी इसका मोलर मास है, उतने ग्राम में कितने एटम्स आते हैं? एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स आ जाते हैं, राइट? सो 100 ग्राम्स में कितना होगा? 100 ग्राम्स कंटेन 6.023 into 10 to the power 23 डिवाइडेड बाई m into 100. अब देखो, इसमें अगर मैं इस m को इस डाउन यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेके जाओ, और ये बात जो भी बाकी है वो इस साइड में लेके जाओ, सिर्फ ये और ये मेरा जो भी है दैट विल बी इन दिस साइड. सो मुझे क्या मिलेगा? आई गेट 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 का होल क्यूब. अगर ये कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 4, दैट इज ऑप्शन डी. ओके, अब मुझे बताया गया है दैट इज the molecular velocities of two gases at the same temperature are u1 and u2. So मैं अगर रूट मीन स्क्वायर वर्ग v RMS स्पीड ले लूँ u को, दैट इज प्रोपोर्शनल टू, मुझे क्या पता है? और यहाँ पे एक चीज नोटिस करना है, सेम टेम्परेचर. सो योर मोलिकुलर वेलोसिटीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मास, और द मास, मोलर मास नहीं, उसका मास जो भी है. तो u इज, और इसकी फॉर्मूला भी तुम लोग मुझको बता दो, पता भी है, मैं इसमें नहीं लिख रही हूँ फॉर्मूला. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मास. सो अगर मैं इसको स्क्वायर कर, या फिर अगर मैं इसको कांस्टेंट मान के लिख लूँ, जस्ट व्हाट आई गेट इज u स्क्वायर इज इक्वल टू कोई नया कांस्टेंट और m. इसका मतलब क्या है? m u स्क्वायर
ये तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब m1u1 स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारा m2u2 स्क्वायर। इसका मतलब तुम्हारा आंसर आएगा ऑप्शन डी। अच्छा, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी क्वेश्चन। यहाँ पे क्या किया है, फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। स्पॉन्टेनियस मतलब मेरा डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा, और इसका डेल्टा जी मतलब डेल एच माइनस टी डेल एस दैट इज लेस देन जीरो, दैट इज डेल एच इज लेस देन टी डेल एस। अब मेरा टेम्परेचर तो यहाँ पे कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, तो डेल एस विल बी ग्रेटर देन डेल एच फॉर ऑल ऑफ द केसेस इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट योर टेम्परेचर इज। तो ये कब होगा, अगर मैं मान लूं कि मेरा डेल एच नेगेटिव है और डेल एस वो पॉजिटिव है, तो हमेशा मेरा डेल एस विल बी ग्रेटर देन डेल एच। इसका मतलब मेरा आंसर होगा ऑप्शन सी। नाउ यहाँ पे क्या है, वी हैव गिवन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर हियर, पर जरूरत भी नहीं है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन जो भी है वो मेरा दिया हुआ है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड 10 टाइम्स फास्टर। देयरफॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट इज, तो यहाँ पे द आंसर इज कि यहाँ पे इसका आंसर ए ही होगा। योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 4 इंटू 10⁻⁻⁴ ओनली। ऐसा क्यों, क्योंकि मैं लिख भी देती हूँ आंसर, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जो भी है तुम्हारा इक्विलिब्रियम तो फास्टली रीच हो जाएगा, वो इज नॉट एन इशू, बट वो इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड फास्टर, वो तो है ही, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। बट तुम्हारा इक्विलिब्रियम जो भी कंडीशन में हो रहा है, जो भी वट एवर इट इज कंडीशन, या इसकी जो केसी दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट विल नॉट चेंज। तुम कैटलिस्ट दो या जो भी करो, दैट विल नॉट, कैटलिस्ट जब तुम दे रहे हो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कुछ भी चेंज नहीं होगा। सो द आंसर इज प्रीटी मच सिंपल, 4 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, नाउ ये भी तुम्हारा इजी में ही है 50। अंडर द सेम रिएक्शन कंडीशंस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो भी ए की वैल्यू तुम्हें दी हुई है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस बिकम्स हाफ in 40 seconds and 20 seconds through first order as zero order। फर्स्ट ऑर्डर में 40 seconds लग रहा है, जीरो ऑर्डर में तुम्हारा 20 seconds लग रहा है। सो वी नो फॉर फर्स्ट ऑर्डर हमको ये पता है कि के तुम्हारा जो भी के की वैल्यू है, अगर मैं इसको k1 भी मान लूँ, जो भी मुझे मानना, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर k1 है, इट इज 0.693 0 सॉरी 0.693 divided by t half। तो t half क्या है, what is t half, the time it takes to become half of its concentration, that is your t half। ठीक है, तो तुम्हारा इस केस में क्या होगा, your k1 is 0.693 by 40 k1। अगर मेरा जीरो ऑर्डर है तब क्या होगा, तो मेरे जीरो ऑर्डर में ये अगर तुम डिराइव भी करोगे तब भी आएगा कि डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट के मान लेना, डी ए बाई डी टी को सम के मान लेना कॉन्स्टेंट, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें, जीरो ऑर्डर है, ए टू दी पावर जीरो। सो अगर वो कैलकुलेशन करोगे तब भी तुम्हें ये फॉर्मूला जो मैं लिख रही हूँ वो आ जाएगा, राइट। सो इट विल बी के जीरो इज ए नॉट जो तुम्हारा इनिशियल गिवन है डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी हाफ, ये तुम्हारा आता है। अब ए नॉट तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया हुआ है 1.386 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20, ठीक है। अब मुझे निकालनी है रेशियो, दैट इज k1 बाई k0 इज 0.693 बाई 40 इंटू, यहाँ पे इसको ये डिवाइड हो रहा है, दैट इज 40 बाई 1.386। अगर ये करोगे यू विल गेट योर आंसर एज 0.5 मोल इनवर्स dm सॉरी -3।
तो अगर ये करोगे तो तुम्हारा आंसर बी, सॉरी डीएम प्लस थ्री, -3 नहीं होगा, डीएम प्लस थ्री होगा. सो योर आंसर विल ए, नॉट ऑप्शन बी. नहीं, ये यूनिट थोड़ा ध्यान रखना. और यूनिट कैसे आएगा, यूनिट तुम्हारा यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा. जस्ट अ मिनट. अच्छा ये पे ये मैंने थोड़ी, तो मेरा पहला आंसर था वही ठीक था. दैट इज इट विल बी क्या, बताओ. तुम्हारा ये देखो, मैं यूनिट पे बता देती हूँ. 0.5 आया है. अब तुम्हारा के नॉट जो है वो डिनोमिनेटर में है. इसका मतलब तुम्हारा ये 1.386 यहाँ पे क्या है, मोल डी एम -3. अब अगर ये डिनोमिनेटर में जा रहा है तो तुम्हारा यूनिट क्या आएगा, 0.5 मोल इनवर्स डी एम क्यूब. तो तुम्हारा ऑप्शन ए ही आएगा. सो आई वाज जस्ट, ये थोड़ा गलती हो गई थी मेरे से, वैसे निकाल लिया हमने. चलो, ये मिस्टेक्स ही होते हैं एग्जाम में, तुम कंफ्यूज हो जाओगे ना, बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हो तो कंफ्यूज हो जाओगे. सो आई होप तुमने नहीं किया है वो गलती. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट कंडक्टिविटी. अब यहाँ पे देखो, हाईएस्ट कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मतलब तुम्हें पता ही है कि पता ही है कंडक्टिविटी मतलब, तो कौन सबसे ज्यादा कंडक्ट करेगा. तो यहाँ पे देखो CH3COOH, ये बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है. अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, ये डिसोसिएशन बहुत कम करेगा. इसका मतलब इसका कंडक्टिविटी भी बहुत ही कम होगा. सो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका कंडक्टिविटी भी कम होगा. फॉर द नेक्स्ट, NaCl एंड KNO3, NaCl और KNO3, ये दोनों क्या है, सॉल्ट है. किसके सॉल्ट है, दे आर द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. इसका मतलब ये न्यूट्रल है, राइट. ये न्यूट्रल सॉल्ट्स है. और फिर इन लोगों में अगर इलेक्ट्रोलाइट में मान भी लो तो क्या होगा, Na प्लस या K प्लस, इन लोगों में जो भी करेगा, राइट. फॉर HCl में क्या है, पहले तो HCl इज स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे भी कर सकते थे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट, सेम ही सभी चारों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट HCl है, तो इसका कंडक्टिविटी ज्यादा ही होगा. पर फिर भी सो ये एज इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट, तो इसका डिसोसिएशन बहुत ही हाई होगा कंपेयर टू NaCl और यहाँ पे जो भी है, क्योंकि तो ये भी Na प्लस Cl माइनस करेगा, ये K प्लस NO3 माइनस, बट इनका डिसोसिएशन उतना अच्छा नहीं होगा जितना H प्लस Cl माइनस के लिए होगा, बिकॉज इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट. तो योर आंसर इज HCl, 0.1 m HCl. ओके. अब 52, when 20 grams of naphtholic acid whatever is dissolved in 50 gram of benzene, a freezing point depression of 2 Kelvin is observed. That is what is the Van der factor. ठीक है. तो मैं अगर मोलारिटी निकालनी पड़ेगी तो मुझे फॉर्मूला क्या है, अगर मुझे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या होता है, IT तेरा तुम्हारा जो KF होगा, KF और ये M, अगर मैं इसको डेल्टा TF भी मान लूँ तो डेल्टा TF इज IKFM, ठीक. और तुम्हारा डेल्टा TF इज 2 केल्विन. और तुम्हारा मोलालिटी क्या होगा, मोलालिटी विल बी 20 into 1000 by M. अब इसका M निकालो, C11H8O2, that is 11 into 12 plus 8 plus 2 into it is right. तो ये अगर करोगे ये आएगा 172. तो 172 into 50 और इसकी वैल्यू तुम्हारी आएगी 2.32. ओके. सो अगर मैं फॉर्मूला में जस्ट बिठा दूँ, इट इज डेल्टा TF इज I into KF into M, that is 2 is equal to I into KF मुझे दिया है 1.72 into 2.32. अगर ये कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हारा I आ जाएगा 0.5. सो ऑप्शन ए है इसका आंसर. 53 में क्या बोला है मुझे कि 2.5 ml ऑफ
0.5 ml of 0.4 मोल वीक मोनो एसिडिक बेस, जिसका के भी मुझे दिया इज टाइट्रेटेड विद 2/15 mHCl इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, कंसंट्रेशन एट इक्विवेलेंस पॉइंट मुझे निकालनी है। ओके, सो अगर मैं मान लूँ कि मेरी वीक एसिडिक बेस जो भी है दैट इज लेट से वो MOH है, मैंने MOH मान लिया मेरी वीक एसिडिक बेस को, और अगर मैं इसको HCl के साथ रिएक्ट कराओ इट इज BCl प्लस H2O। तो इक्विवेलेंस पॉइंट में क्या होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट में तुम्हारा जितना भी MOH है वो कन्वर्ट हो जाएगा टू इज सॉल्ट कंसेंट्रेट सॉल्ट, वो अपने आप को सॉल्ट में कन्वर्ट करेगा, और तुम्हारा कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस वो तुम्हें निकालनी पड़ेगी, राइट। इक्विवेलेंस पॉइंट में क्या होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट में तुम्हारा जो भी है वो अपने आप को सॉल्ट में कन्वर्ट करेगा। सो दैट इज B प्लस, मगर मैं तो सॉल्ट मतलब क्या, B प्लस Cl माइनस B प्लस प्लस H2O गिव्स, अगर B, अच्छा इसको B मान ले, चलो B ही मान ले। So B plus plus H2O gives BOH plus H plus। अगर मैं इसके कॉन्सेंट्रेशन को पहले इनिशियल में C था और बाद में इसका डिक्रीज ऑफ C अल्फा हुआ है, अल्फा इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो इसका नेट आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, C into 1 माइनस अल्फा, यहाँ पे C अल्फा। ये मैं एक स्टेप में कर रही हूँ, तुम चाहो तो 2 स्टेप में भी कर सकते हो, अप टू यू। ठीक है, अब इतना तक हुआ, और क्या है, वॉल्यूम ऑफ HCl used up। अब कितना वॉल्यूम यूज किया, अब वी नो द फॉर्मूला दैट इज N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ये हमें पता है। तो अगर कुछ भी इफ यू जस्ट टेक दैट, राइट, तो अगर तुम ले लो ये, सो योर V1 क्या होगा, N2V2 डिवाइडेड बाई N1। अब अगर ये तुमने लिख लिया तो अगर वैल्यू इफ यू जस्ट पुट इट जो तुम्हें गिवन है, वैल्यू मैंने सब पुट किया, तो मुझे ये लिख आएगा 7.5 ml V1 की वैल्यू। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ तुम्हारा सॉल्ट जो BCl है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, वो होगा कंसेंट्रेशन ऑफ बेस बाय टोटल वॉल्यूम। सो अगर वो उसकी वैल्यू मैं पुट करूं दैट टर्न्स आउट टू बी 1/10। ठीक है, अब आई एम गोइंग फॉर द K अल्फा। अब मुझे क्या पता है K अल्फा क्या होता है, KW/KB, ये तो हम सबको पता है। और K अल्फा की एक और भी फॉर्मूला होती है, क्या होता है वो, C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, ये भी हमें पता है, करेक्ट। अब मुझे चाहिए थोड़ी और स्पेस, सो मैं जाऊंगी वाइट स्क्रीन में। सो अगर मैं यहाँ पे फिर से लिख लूँ दैट इज K अल्फा इज इक्वल टू KW/KB। अब KW हम सबको पता है इट इज 10 to the power minus 14, KB की वैल्यू हमें गिवन थी 10 to the power minus 12, अब ये आ जाएगा तुम्हारा 10 to the power minus 2। अब यहाँ पे एक और क्या होगा तुम्हारा कि 10 to the power minus 2, और तुम्हारा C की वैल्यू ये ऑल्सो क्या है, दैट इज C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, करेक्ट। अब C की वैल्यू तुम्हारी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट मैंने पहले ही लिख दिया था, इट इज 0.1। सो अगर 0.1 अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, ये क्या होगा, ये होगा 10 to the power minus 2। अब ये हमें थोड़ा, अगर तुम कैलकुलेशन इसको थोड़ा सा कर लोगे तो यू विल गेट योर अल्फा वैल्यू टू बी 0.27। ठीक है, तो अब तुम्हारा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, दैट इज योर C अल्फा, C की वैल्यू 0.1, अल्फा की वैल्यू 0.27। अगर पूरी कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 2.7 into 10 to the power minus 2। तो अगर ये तुम्हारा आंसर आएगा 2.7 into 10 to the power minus 2, जो कि है हमारा ऑप्शन डी। ओके, 53 भी हो गया हमारा। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू 54। 54 में क्या दिया है, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP of the salts of type MX, MX2, MX3 at temperature T, it is given the solubilities of the salt at temperature T। So ये pretty
स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिया है तुमको, जब तुम्हारा सॉल्व mx होता है तब तुम्हारा के एस पी के साथ उसका रिलेशनशिप क्या है, इट इज सिंपली एस स्क्वायर। अगर मैं इसके एस वन मान लू फॉर द फर्स्ट केस एस वन, मतलब एम एक्स के लिए मैं सॉल्युबिलिटी ले रही हूँ एस वन, फिर एम एक्स टू के लिए इट इज एस टू, और फिर एम एक्स थ्री के लिए मैं लूंगी एस थ्री। ठीक है, तो तुम्हारा एस वन क्या आएगा, रूट ओवर ऑफ 4 इंटू 10⁻⁻8। इसकी वैल्यू क्या आती है 2 इंटू 10⁻⁻4। इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब नेक्स्ट वन, इसका मतलब एम एक्स टू। अब एम एक्स टू को कैसे डिसोसिएट करते हैं, एम प्लस